Hello everyone, welcome to another episode of Science in Tech Weekly by Prapan IAS। और इस वीक हम मेजरली बात करेंगे फ्लाई ऐश, इंटरनेट थ्रू हाई बैलून्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, एनईए स्काउट मिशन ऑफ नासा, पेगासस स्पाईवेयर और उसके बाद हबल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो हाल ही में आपने देखा होगा कि जो एनटीपीसी है उस एनटीपीसी ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट किया और उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जो इनवाइट करने का पर्पस था, उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू एनटीपीसी बेसिकली चाहता है कि जितना भी जो फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन है उस फ्लाई ऐश के प्रोडक्शन को फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने में यूटिलाइज किया जाए। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की एक पॉलिसी है जिसमें वो चाहती है कि जो फ्लाई ऐश है वो फ्लाई ऐश का नियर अबाउट एनटीपीसी 20% जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे, जिससे फ्लाई ऐश ब्रिक्स बन सके, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स बन सके, रोड बेस बन सके और उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो के तौर पे उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। सबसे पहले जो सवाल उठता है कि जो फ्लाई ऐश है वो फ्लाई ऐश है क्या? तो अगर हम फ्लाई ऐश की बात करें सो इन द केस ऑफ फ्लाई ऐश, इसको फ्लाई ऐश बेसिकली इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी हमारा कंबशन चैम्बर होता है किसी भी इंडस्ट्री का, स्पेसिफिकली एनटीपीसी एक्सेट्रा का, तो उस कंबशन चैम्बर में जो गैसेस होती है उन गैसेस के साथ ही जो फ्लाई ऐश है वो यहाँ पर एग्जॉस्ट होता है। और उसके बाद देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर्स विच आर नोन एज बैग फिल्टर्स। उन बैग फिल्टर्स के थ्रू यहाँ पर उसको सेपरेट किया जाता है और उन बैग फिल्टर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इसलिए बोलते हैं कि जो फाइन स्मोक पार्टिकल्स हैं उन फाइन स्मोक पार्टिकल्स के साथ साथ जो फाइन डस्ट है दोस फाइन डस्ट आर द वन व्हिच आर आल्सो रिमूव्ड बाय दैट। अगर हम फ्लाई ऐश के कॉम्पोजिशन की बात करें तो फ्लाई ऐश में मेजरली सिलिकॉन ऑक्साइड, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके साथ साथ फेरिक ऑक्साइड और उसके साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में ये जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उस पोर्टलैंड सीमेंट से रिजेंबल करता है, पर सिर्फ रिजेंबल करता है, एक्चुअल में ये पोर्टलैंड सीमेंट नहीं होता। क्योंकि अगर हम पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास जो लाइमस्टोन और क्ले का एक मिक्सचर होता है उसको पहले हम बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद उसको ग्राइंड किया जाता है। तो इसके अगर हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें कैल्शियम सिलिकेट्स, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड मेजरली प्रेजेंट होते हैं फ्लाई ऐश में। यूजेस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंक्रीट और सीमेंट प्रोडक्ट्स में यूज किया जा सकता है, रोड बेस में यूज किया जा सकता है, मेटल रिकवरी में इसको यूज किया जा सकता है। अब अगर फ्लाई ऐश के हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो फ्लाई ऐश जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं और उसके साथ साथ जो हार्ट डिजीज होती है उन हार्ट डिजीज को भी ट्रिगर कर सकते हैं, कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, उसके साथ रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं, उसके साथ स्ट्रोक भी हो सकता है और कई बार दे ऑल्सो रिजल्ट इन द लीचिंग ऑफ द हैवी मेटल्स। उसके साथ साथ जो सॉइल पोल्यूशन है वो सॉइल पोल्यूशन में भी जो है दे आर द वन विच एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है? अगर हम फ्लाई ऐश की यूटिलाइजेशन की बात करें तो फ्लाई ऐश की यूटिलाइजेशन सबसे पहले 2020 और 2021 के दौरान एनटीपीसी ने कहा, एनटीपीसी का मानना है करीबन 15 एनटीपीसी स्टेशंस जो थे उन्होंने यहाँ पर जो फ्लाई ऐश के को करीबन बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज किया और उसके साथ साथ जो फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन था वो भी करीबन 20 मिलियन टन के आसपास था। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना अर्बन में जो जितने भी नए हाउसेस हैं उन नए हाउसेज में जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं उनकी यूटिलिटी पे बात की जा रही है ताकि और एक इनोवेटिव तरीके से और एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से कंस्ट्रक्शंस को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अपनी फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसीज के साथ आई है, जैसे महाराष्ट्र इंडिया में पहली ऐसी स्टेट बना है जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्लाई ऐश मॉनिटरिंग पोर्टल जिसका नाम ऐश ट्रैक है, उस ऐश ट्रैक को भी यहाँ पर शुरू किया है ताकि किस तरह से जो फ्लाई ऐश का जनरेशन और उसके साथ साथ उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको मॉनिटर किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो जीएसटी रेट है फ्लाई ऐश पर, उन जीएसटी रेट को भी यहाँ पर रिवाइज किया गया है और उनको 5% के आसपास गवर्नमेंट ने कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लाई ऐश एंड इट्स यूटिलाइजेशन। जो सेकंड हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है इंटरनेट थ्रू हाई ऑल्टीट्यूड बैलून्स। अब सबसे पहला ये कि ये जो चर्चा में क्यों है, व्हाई इट इज समथिंग व्हिच इज फाइंडिंग इट्स यूटिलिटी इन द न्यूज।
अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करते हैं न्यूज़ में, तो आपने देखा होगा कि हाल ही में जो यूएस गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट जो है क्यूबा के इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो यूएस गवर्नमेंट ने जब क्यूबा में जो इंटरनेट था वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, क्योंकि देयर हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग रिस्ट्रिक्शन ऑन टू द राइट्स। क्यों? क्योंकि क्यूबा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए? फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, और गवर्नमेंट की जो पुअर परफॉर्मेंस कोविड-19 के दौरान देखने को मिली। तो अब ऐसे में क्यूबन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है इंटरनेट बंद कर दिया। तो इन दैट केस सिनारियो यूएस ने क्या किया, जो हाई ऑल्टीट्यूड बैलून्स हैं, उन हाई ऑल्टीट्यूड बैलून्स के थ्रू वहां पर इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश की। अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड बैलून्स की बात करें, तो इन बैलून्स का जो कॉमन नेम होता है, द कॉमन नेम विच इज गिवन टू दीज बैलून्स इज नोन एज लून बैलून्स, LOON, लून बैलून्स। ठीक है। अब जो ये लून बैलून्स होते हैं, बेसिकली ये प्रोजेक्ट लून का पार्ट थे। प्रोजेक्ट लून में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े बैलून्स होते हैं, और ईच बैलून का जो साइज होता है वो एक जो टेबल टेनिस सॉरी एक जो लॉन टेनिस कोर्ट होता है, वो लॉन टेनिस के कोर्ट जितना होता है। ठीक है, करीबन 12 मीटर इंटू 18 मीटर के आसपास उसका जो साइज है वो साइज होता है। और बेसिकली वो एक बहुत ही रग्ड और एक बहुत ही टफ मटेरियल, या आप कह सकते हैं प्लास्टिक पॉलीइथिलाइन से बन सॉरी प्लास्टिक पॉलीइथिलाइन से बना होता है। और उसके साथ साथ उनमें सोलर पावर्ड पैनल्स लगे होते हैं, और उसके अलावा जो वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है। नियर अबाउट अगर देखा जाए तो ये 60,000 से 75,000 फीट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ पे फ्लोट करते हैं, और एक बैलून करीबन 100 किलोमीटर तक जो हवा है उस हवा में रह सकता है। ठीक है, 100 एक जो, और उसके साथ साथ एक बैलून करीबन 100 दिनों तक यहाँ पर जो हवा है उस हवा में रह सकता है। ठीक है। अब अगर इस बैलून की बात करें, तो ये जो लून प्रोजेक्ट है, इसमें इसका कर्वेचर इतना बड़ा होता है कि ये काफी बड़े एरिया को यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। और अब उसके साथ साथ जो है, अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि ये लून्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कोई एटमॉस्फेरिक जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उन एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस का भी कोई चांस नहीं होता। जब एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस का कोई चांस नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में दे प्रोवाइड ऑल टाइम फुल कनेक्टिविटी इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर्स। अगर इनकी हम रिक्वायरमेंट की बात करें, तो रिक्वायरमेंट में बेसिकली एक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। एक नेटवर्क की मतलब की जरूरत पड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक नेटवर्क इंटीग्रेशन बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं एक नेटवर्क इंटीग्रेशन मॉड्यूल बनाया जाता है विद अ टेलीकॉम टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, और उसका एक ग्राउंड बेस्ड एंटीना होता है। अगर जैसा कि अगर हम फिगर्स की बात करें, तो ये जो फिगर है, इस फिगर में अगर हम देखें तो नियर अबाउट जो हमारे एयरलाइनर होते हैं वो 30,000 फीट्स के आसपास जो है फ्लाई करते हैं। माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट की बात करें तो वो 29,000 के आसपास। स्टेप बाय स्टेप अगर इसको देखें, तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन, हाउ इट कनेक्ट्स। तो जो कुछ हमारे स्पेशलाइज इंटरनेट एंटीना होते हैं वो ग्राउंड पर बेस्ड होते हैं, और जो ये सिग्नल्स यहाँ पर बैल्यून्स को भेजते हैं। बैल्यून्स यानी कि ये जो लून बैल्यून जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड है, अर्थ से करीबन 18 से 20 किलोमीटर ऊपर। ये बैलून जो है आसपास के जो बैलून्स हैं उनको सिग्नल सेंड करता है। तभी हमने कहा एक नेटवर्क इंटीग्रेशन मॉड्यूल की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तीसरे स्टेप्स में जो ये सिग्नल है, ये सिग्नल जो है ग्राउंड स्टेशन पर रीच होते हैं, और ये जो ग्राउंड स्टेशन है ये लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनसे यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ वेरी चीप ऑल्टरनेटिव टू द इंटरनेट। ठीक है। अब उसके साथ साथ जो रिमोट एरिया है, वो रिमोट एरिया का एक्सेस जो है, रिमोट एरिया इज समथिंग विच कैन बिकम वेरी मच एक्सेसिबल टू द इंटरनेट, क्योंकि अभी तक हमने अगर देखा तो सारी जगह हम जो है इंटरनेट को, वायरलाइन इंटरनेट को प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट टोपोग्राफी इज समथिंग विच प्रेजेंट्स अ वेरी डिफरेंट चैलेंजेस। अब इसके साथ साथ अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक एसोसिएटेड प्रोजेक्ट हम बात करेंगे, वो है हमारा प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून। अब अगर इस प्रोजेक्ट लून की हम बात करें, तो प्रोजेक्ट लून को करीबन सन 2011 में गूगल ने स्टार्ट किया था। और गूगल ने जब इसको स्टार्ट किया था, तो इसमें भी स्ट्रेटोस्फेयर में जो बैलून्स थे वो बैलून्स को रखा गया था। बाद में जनवरी 2020 में इसको बंद कर दिया, क्योंकि इसकी जो कमर्शियल वायबिलिटी थी वो कमर्शियल वायबिलिटी इतनी नहीं थी। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो ये प्रोजेक्ट लून था,
इस प्रोजेक्ट लून में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। चैलेंजेस ये थे, जैसे हमारे इंडिया की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन था उसका एक मेजर एप्रीहेंशन था भाई स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आप इन लून्स को रखेंगे तो जो सिविल एविएशन है उसमें प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ जो जो हमारे प्लेन्स है वो प्लेन्स यहाँ पर कहाँ फ्लाई करेंगे। उसके अलावा कि जो दूसरा मेजर एप्रीहेंशन था वो ये था सिक्योरिटी पर्पसेस से कि इन लून्स की सहायता से बहुत इजीली जितने भी हमारे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर बहुत ही आसानी से नज़र रखी जा सकती। तो उसके साथ साथ अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का एक ड्रोन इंटरनेट का प्रोग्राम है जिसका नाम एक्विला है, और इस एक्विला के थ्रू यहाँ पर ये ड्रोन इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है into the far flung areas of the world. So this was all about internet through high value. जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। जैसा कि आपने देखा भी है कि हाल ही में फर्स्ट ह्यूमन डेथ हुई है बर्ड फ्लू की वजह से, और उस बर्ड फ्लू की अगर हम बात करें तो उस बर्ड फ्लू का जो वेरिएंट है उसका नाम है H5N1 और चाइना में इसकी वजह से पहले यहाँ पर डेथ हुई। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर देखा तो ये जो बर्ड फ्लू है इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, और ये जो है बेसिकली जो नेचुरली अगर इसको देखा जाए तो जो वर्ल्ड वाइड जो बर्ड्स होती है उन बर्ड्स की वेरियस वेराइटीज में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस की बात करें तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस है इनको हम बेसिकली कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे LPAI। LPAI की फुल फॉर्म है लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। उसके साथ साथ HPAI यानी कि हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा डिपेंडिंग अपॉन द पैथोजेनिसिटी। और H5N1 स्ट्रेन्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो सेकंड वाला कैटेगरी है, यानी कि जो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है उसकी कैटेगरी में ये फॉल करता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये जो वायरस है ये हमारी जितनी भी डोमेस्टिक पोल्ट्री है उस डोमेस्टिक पोल्ट्री को इफेक्ट करता है, जिसमें चिकन्स भी होते हैं, डक्स भी होते हैं, टर्कीज भी होते हैं। और उसके साथ साथ H5N1 के जो इन्फेक्शन है वो पिग्स में भी देखने को मिले, कैट्स में भी देखने को मिले। इनफैक्ट थाईलैंड में कुछ जो टाइगर्स हैं उन टाइगर्स में भी इसके कुछ इम्पैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिले। अब इसके अगर इम्पैक्ट्स की बात करें तो इसके जो है बहुत ही डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं किसी भी ऐसी कंट्री के लिए जो इसमें जो पोल्ट्री है वो पोल्ट्री यहाँ पर एक मेजर सोर्स है या पोल्ट्री एक मेजर इंडस्ट्री। उसके साथ साथ अगर फार्मर्स की बात करें तो हाई लेवल ऑफ मोर्टेलिटी भी देखने को मिल सकती है फ्लॉक्स में, और जिसका हाई मोर्टेलिटी रेट भी करीबन 50% के आसपास तक जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि अगर हाउ इन्फेक्टेड बैकयार्ड पोल्ट्री कुड स्प्रेड द बर्ड फ्लू टू द पीपल। पहला क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसमें बर्ड फ्लू वायरस यहाँ पर आ गया। फिर उसके पहले आपने क्या किया, टचिंग द वायरस, उसके बाद आईज, नोज और माउथ को किया। लेटर ऑन अगर ये पोल्ट्री स्प्रेड की बात करें कि पोल्ट्री स्प्रेड में हेल्दी लुकिंग बर्ड्स कैन स्टिल स्प्रेड द बर्ड फ्लू, और जो बर्ड फ्लू है वो आपका जो फीकल मैटर है उस फीकल मैटर से भी स्प्रेड कर सकता है, जिसमें कंटामिनेटेड सर्विसेज है वो कंटामिनेटेड सर्विसेज भी हो सकती हैं। भाई किसी कंटामिनेटेड एनिमल ने किसी कंटामिनेटेड चिकन ने या किसी कंटामिनेटेड कैट ने या टाइगर ने एज द केस में भी उस सरफेस को टच किया और उसके बाद किसी दूसरे ने उसको टच कर लिया। थर्ड इज बर्ड फ्लू वायरस जो होता है वो ड्रॉपलेट्स में भी हो सकता है, और जो डस्ट है वो डस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब विंग्स फ्लैप करेंगे, स्क्रैच करेंगे या हेड को शेक करेंगे तो देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी दैट दिस वायरस कैन एक्चुअली स्प्रेड। अब ह्यूमन इन्फेक्शंस की अगर बात करें तो ह्यूमन इन्फेक्शंस में मैंने जैसा आपको बताया कि तो डायरेक्ट इन्फेक्शन से हो सकता है, या चाहे वो डेड हो या अलाइव हो, या किसी कंटामिनेटेड सरफेसेस से या जो एयर है आसपास उससे हो सकता है। ठीक है, हाँ, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ H5N1 इज समथिंग विच हैव बीन सीन वेरी रेयर। तो जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर बहुत ही रेयर। जो भी चिल्ड्रन और एडल्ट जो भी चाइल्ड और एडल्ट्स हैं वो 40 ईयर्स से नीचे हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो जिसके सिम्टम्स है वो सिम्टम्स सबसे ज़्यादा सीवियर है, और जो मोर्टेलिटी है वो मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा हाई देखा गया है 10 से 19 साल के जो एज ग्रुप है उसमें। अब उसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, मसल एचेस कैन ऑल्सो बी देयर, नोशिया कैन ऑल्सो बी देयर, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकती है, और उसमें वॉमिटिंग भी हो सकता है। अब इसके प्रिवेंशन या इरेडिकेशन की अगर हम बात करें
तो इसके प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से बायोसिक्योरिटी जो मेजर्स हैं उन बायोसिक्योरिटी मेजर्स को अपनाया जाए। उसके साथ साथ गुड हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं, उन गुड हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। और उसके साथ साथ देयर शुड बी अ पॉलिसी ऑफ कलिंग इन्फेक्टेड एंड कॉन्टैक्टेड एनिमल्स। ठीक है, जो भी किसी से इन्फेक्टेड है, जो भी किसी तरह से इन्फेक्शन उसमें देखने को मिला है, डिटेक्शन हुआ है, तो देयर शुड बी अ पॉलिसी ऑफ कलिंग द इन्फेक्टेड एंड कॉन्टैक्ट एनिमल। उसके साथ साथ अगर WHO की जो ग्लोबल लेबोरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें एक सिस्टम है हमारे पास, द नेम ऑफ द सिस्टम इज GISRS। तो GISRS की फुल फॉर्म है ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बेसिकली आइडेंटिफाई करता है और मॉनिटर करता है कि कौन कौन से जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं उनके जो स्ट्रेन्स हैं वो स्ट्रेन्स यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हैं। अब अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में फर्स्ट हाफ ऑफ दिस जनवरी 2021 और दिसंबर 2020 में भी कुछ जो केसेस थे वो देखने को मिले थे। ठीक है, 2019 की अगर बात करें तो इंडिया को इन्फ्लुएंजा फ्री कंट्री, एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री कंट्री भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था। अब इसके अलावा अगर हम एक छोटी सी इसके बैकड्रॉप में जाके देखें तो वो ये कि जो हमारे जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, तो इन्फ्लुएंजा जो वायरसेस होते हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरसेस यहाँ पर 4 टाइप के होते हैं, जिसका मतलब इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी, यानी कि 4 कैटेगरीज में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी की अगर हम बात करें तो ये जो है सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं और नियरली एवरी ईयर इनको देखा जाता है। इन्फ्लुएंजा सी की अगर बात करें तो ये ह्यूमंस में देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा डी इज समथिंग जो जनरली यहाँ पर जो कैटल्स हैं उन कैटल्स में देखने को मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा, कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसमें किस तरह से इसका लो लेवल इंटेंसिटी कैन बी देयर, अलोंग विद दैट हाई लेवल इंटेंसिटी कैन आल्सो बी देयर। अगला जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है नासा का नया स्पेसक्राफ्ट, और उस नए स्पेसक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो उसका नाम है नियो स्काउट। जो ये नासा का नियो स्काउट एयरक्राफ्ट है, ये जो नियो स्काउट एयरक्राफ्ट है, तो इसकी अगर बात करें तो इसने सभी के सभी जो रिक्वायर्ड टेस्ट है, जो अर्थ बेस्ड जो रिक्वायर्ड टेस्ट मॉड्यूल है, वो सभी के सभी को बहुत सक्सेसफुली पास कर लिया और इसको बहुत ही सक्सेसफुली स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट में टक कर दिया गया है, या वो आप कह सकते हैं उसको उसके साथ एसोसिएट कर दिया गया। अब अगर हम NEA स्काउट की बात करें तो थोड़ा इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही मिनिचराइज्ड, या आप कह सकते हैं एक बहुत ही मिनी स्पेसक्राफ्ट है, या आप इसको क्यूब सेट भी कहें तो गलत नहीं होगा। ये नासा का एडवांस एक्सप्लोरेशन सिस्टम जिसको AES प्रोग्राम कहते हैं, उस AES प्रोग्राम में नासा ने इसको यहाँ पर बिल्ड किया। अब AES जो है वो बेसिकली उन नई अप्रोचेस की बात करता है, जो नए प्रोटोटाइप सिस्टम्स को डेवलप करते, जो नई कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करते, कुछ नई ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स की खोज करने की बात करते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे फ्यूचर ह्यूमन मिशंस में। अब अगर इसकी बात करें तो जो इसका मेन मिशन है वो ये है कि जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स हैं उससे जितना भी डेटा है उस डेटा को यहाँ पर किस तरह से कलेक्ट किया जा सके। तो इसकी अगर यूटिलिटी की बात करें तो ये करीबन 2 साल तक यहाँ पर यूटिलिटी में रहेगा। तो 2 साल तक ये क्रूज करेगा अराउंड द एस्टेरॉइड, और उसके साथ साथ ये जो है अर्थ से करीबन 93 मिलियन ईयर्स अवे रहेगा। 93 मिलियन, सॉरी नॉट मिलियन ईयर्स, मिलियन माइल्स। तो अर्थ से 93 मिलियन माइल्स ये दूर रहेगा। उसके साथ साथ ये अमेरिका का फर्स्ट इंटर प्लैनेटरी मिशन होगा, जिसमें पहली बार एक स्पेशल सोलर सेल प्रपल्जन सिस्टम का भी यूज किया गया। स्पेशल सोलर सेल प्रपल्जन सिस्टम का भी यहाँ पर यूटिलिटी की गई। अब अगर इसी बात करें तो ये जो NEA स्काउट है, it is the one which is going to be a part of this Artemis mission, और Artemis मिशन के जो Artemis मिशन नवंबर 2021 में जो प्रोजेक्टेड टू बी लॉन्च्ड है, उसमें यहाँ पर उसको
जो है इंटीग्रेट किया जाए। आर्टेमिस 1 की अगर बात करें तो ये एक अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट होगी जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है और जो नासा का SLS सिस्टम है या SLS रॉकेट है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो NEA स्काउट की अगर बात करें तो ये जो NEA स्काउट है, दिस इज समथिंग विच विल ऑल्सो बी लॉन्च इन 2020 ऑन द मून मिशन। जो मून मिशन है उन मून मिशन में इसको 2021 में लॉन्च किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो इसकी NEA स्काउट की जो इमेजेस हैं वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बताएंगे किसके बारे में, जो एस्टेरॉइड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे ऑर्बिट क्या है, शेप क्या है, वॉल्यूम क्या है, रोटेशन क्या है, डस्ट के बारे में बताएंगे, डेब्री के बारे में बताएंगे। और अगर इस स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें स्पेशल सोलर प्रपल्जन सिस्टम लगा, तो ये आने वाले जो फ्यूचर मिशंस हैं उन फ्यूचर मिशंस में किस तरह से जो सोलर क्रूजर है उस सोलर क्रूजर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, उसके बारे में ये हमें एक नया वे आउट प्रोवाइड कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द NEA स्काउट एयरक्राफ्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है पेगासस स्पाईवेयर, जो काफी आपने देखा होगा न्यूज में बना हुआ है लंबे समय। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी जो पेगासस प्रोजेक्ट है, इस पेगासस प्रोजेक्ट से पर हम बात करें इससे पहले हम पेगासस पर बात करें। पेगासस बेसिकली एक टाइप का मालवेयर है। पेगासस एक तरह का मालवेयर है। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला या हानिकारक सॉफ्टवेयर। तो ये एक ऐसा मालवेयर है जिसको हम स्पाईवेयर की कैटेगरी में डालते हैं। स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है, जो आपके किसी भी डिजिटल डिवाइस में स्पाइंग का या स्नूपिंग का काम करता है। इसमें पेगासस में क्या होता है कि जो पेगासस है वो बेसिकली आपका जो फोन है, टैबलेट है या किसी और तरह का डिवाइस है, उस डिवाइस में एंट्री को गेन कर सकता है और आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है और उसके बाद ये उस आदमी को रिले कर सकता है जिसने भी उस पेगासस को डिप्लॉय किया। तो ये बेसिकली जो इजराइल का एक फर्म है उसका नाम है NSO। ओके, दिस NSO फर्म या NSO ग्रुप ने इसको 2010 में सबसे पहली बार डेवलप किया था। और जो इसका अर्लीस्ट वर्जन था पेगासस का, उसने इट ड्रू द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड इन द ईयर 2016, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फोन्स हैं उनको इन्फेक्ट किया और जिसके थ्रू उसने इफेक्ट किया उसको बोला जाता है स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग में क्या होता है कि टेक्स्ट मैसेजेस भेजा, ईमेल्स भेजा और आपको जो है उसके आधार पर, उसके बेसिस पर इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। अब ये जो पेगासस कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी क्या है कि वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, उनको यहाँ पर जो फोन मालवेयर है उस फोन मालवेयर के थ्रू यहाँ पर जो टारगेट है वो टारगेट किया गया। ठीक है, चाहे जर्नलिस्ट हो, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, लॉयर्स हो, उनको टारगेट किया गया। और उसके साथ साथ अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, उनका भी जो फोन है या जो डिजिटल डिवाइस है उनको टारगेट किया गया। 2019 में अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप ने एक जो है लॉ सूट भी फाइल किया था अगेंस्ट दिस NSO। और ये जो लॉ सूट था उन्होंने यूएसए में फाइल किया था और यूएसए में इसका जो फाइल करने का पर्पस था वो ये था कि ये जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप के थ्रू जो NSO है वो पेगासस को इंस्टॉल कर रहा है और जो पेगासस को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ये जो वर्ल्ड वाइड सर्विलांस है, इस वर्ल्ड वाइड सर्विलांस के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कि पेरिस बेस्ड मीडिया, नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर एक्विजिशन है या एक तरीके के एलिगेशंस है कि इन्होंने जो कुछ लीक्ड डेटाबेस है उस लीक्ड डेटाबेस को एक्सेस किया है थ्रू 1000 of phone numbers across the world and with the help of this Pegasus। ठीक है, और उन्होंने इस डेटा को शेयर किया किसके साथ, ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड पेगासस प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको बताया है कि जो NSO ग्रुप है उस NSO ने यहाँ पर डेवलप किया है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, 2 अपोजिशन लीडर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सभी को नियर अबाउट यहाँ पर टारगेट किया गया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेगासस। तो अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर बात करेंगे जो कि है हबल टेलीस्कोप।
अब अगर हबल टेलीस्कोप की बात करें तो NASA has recently returned the science instruments on the Hubble Space Telescope to the operational status. ठीक है, कई बार मतलब बेसिकली हुआ क्या था, जो हबल टेलीस्कोप है उस हबल टेलीस्कोप पर बहुत सारे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन इंस्ट्रूमेंट्स ने यहाँ पर जो काम है यानी कि जो फंक्शन है वो फंक्शन करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से करीबन 1 मंथ तक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो नासा के थे उनको यहाँ पर सस्पेंड करना पड़ा। ठीक है, अगर हबल टेलीस्कोप के बारे में बात करें तो इस हबल टेलीस्कोप वाज नेम्ड आफ्टर एडविन हबल, और ये पहला ऐसा मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जिसको स्पेस में रखा गया करीबन लो अर्थ ऑर्बिट में 1990 में। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हबल टेलीस्कोप इज समथिंग व्हिच हैज बीन मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांस एस्ट्रोनॉमी इन द स्पेस। ये नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का पार्ट है। ये बहुत ही लार्ज और वर्सेटाइल है, और अगर इसके साइज की बात करें तो एक स्कूल बस के जितना इसका यहाँ पर साइज है, और इसमें 7.9 फीट बड़ा तो मिरर लगा है। अब जो हबल टेलीस्कोप है, इस हबल टेलीस्कोप का जो डेटा है वो डेटा बहुत ही रेडिली जो है लोगों को यानी कि जो ओपन है, ओपनली इसको अवेलेबल किया जा सकता है, और नासा इनफैक्ट इसको अवेलेबल भी कराता है। ठीक है, अब अगर हम इस हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो इसके कुछ मेजर अचीवमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इसने सबसे पहले जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, उस एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन को यहाँ पर सपोर्ट किया था, और उसके साथ साथ 1995 में इसने जो सदर्न रिंग नेबुला है, इस सदर्न रिंग नेबुला का एक स्नैपशॉट भी लिया था, जिसमें इसने 2 स्टार्स और एक बहुत ही ब्राइट व्हाइट स्टार को भी दिखाया था। ठीक है, उसके बाद 2 ड्वार्फ गैलेक्सीज के जो कोलिजन है, इस कोलिजन को भी दिखाया था। उसके साथ साथ एक बहुत ही जो कलरफुल पैटर्न ऑफ गैसेस इन अ ब्लैक होल, एक ब्लैक होल में बहुत ही कलरफुल पैटर्न ऑफ व्हाट यू कैन से गैसेस को भी इसने डिपिक्ट किया था, जिसको बाद में सिरकैनस CIRCINUS गैलेक्सी का नाम भी दिया गया था। ठीक है, तो इसके साथ जो है ये कुछ मेजर जो है यहाँ पर अचीवमेंट्स है। अब जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इस हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो एज है या आप कह सकते हैं ड्यूरेशन, वो पूरी होने वाली है, और वो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसको बहुत ही फ्यूचर में रिप्लेस करने वाला है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा जिसमें करीबन 6.5 मीटर का एक प्राइमरी मिरर लगा होगा। वेब की अगर बात करें, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ साथ जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी और उसके साथ जो नासा है, वो नासा बेसिकली यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। So these were some important headlines which have made to science and technology this year.